नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो लाते हैं हम अपने व्यूअर्स की मदद करने के लिए ताकि उनके पोर्टफोलियो रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर कर सकें, उनके राइट प्लानिंग में मदद कर सकें ताकि वो अपने गोल्स को हासिल कर सकें छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए, राइट स्ट्रैटेजी के जरिए। कोई भी सवाल आपके पास है, आप योर मनी में आकर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका, व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो ये रही सलाह आपके लिए, और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज के जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसे बोलते हैं हम EGR यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट होती है ये क्या होती है, कैसे काम करती है, गोल्ड ETF में EGR के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़र्क है, हर पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले बताइए EGR यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एग्जैक्टली ये टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या मायने हैं इसके, समझाइए। नमस्कार दीपाली, शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। देखिए, ये एक ऐसा कह सकते हैं कि डेफिनेटली डिजिटल प्रोडक्ट है और एक नया तरीका गोल्ड लेने का मान सकते हैं इसको। अभी देखिए कैसे है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे बहुत सारे थे जहाँ पे आप डिजिटली गोल्ड को खरीद सकते थे, बट कुछ महीनों पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने कहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो रेगुलेटेड नहीं है तो जहाँ पे जिन लोगों ने वहाँ से निवेश किया होगा, डिजिटल गोल्ड खरीदा होगा, वहाँ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये क्या होगा, किस तरह से होगा। हालांकि प्लेटफॉर्म सब सही से चल रहे हैं, कोई दिक्कत आई नहीं है, बट रेगुलेटेड एम्बिट के अंदर नहीं आ रहे हैं। और सिमिलरली कुछ सालों पहले सेबी ने ही एक सर्कुलर निकाला था कि डिजिटल गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR करके एक कॉन्सेप्ट और एक प्रोडक्ट निकालेंगे जहाँ पे लोग जैसे शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, सिमिलरली गोल्ड को भी बाय एंड सेल कर सकते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो कुछ दिनों पहले ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो EGR इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो प्रोडक्ट है उसका नोटिफिकेशन बाहर किया, जहाँ पे उन्होंने डिटेल्स दी है कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट किस तरह से होगा। अभी यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कि आज अगर आप अभी तक कोई भी पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ ये अभी एसोसिएटेड नहीं हुआ है, हालांकि कुछ दिनों के बाद शायद से वो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो प्रोडक्ट जारी किया है, डिटेल्स जारी की है, उसके तहत ये ब्रोकर्स के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और फिर ब्रोकर्स के ऐप के साथ आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अभी जब सेल की बात आती है यहाँ पे दीपाली, तो एक बात अच्छी ये है कि जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। एक तो जो मार्केट वैल्यू हुई रहेगी गोल्ड की जब आपने निवेश किया है, और जब आप उसको बेचना चाहते हैं तो जो अगर वो एप्रिशिएट हुआ रहेगा तो वो जो वैल्यू बनी रहेगी वो हिसाब से आपको आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। पर अगर आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी है वो पर्टिकुलर गोल्ड की, तो भी आप ले सकते हैं ये EGR के थ्रू। तो एक ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका एक डिजिटल गोल्ड वॉलेट बन के रह जाएगा। लॉकर में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये EGR ये काम आ सकता है। अच्छा, फिर एक चीज़ और समझना चाहेंगे व्यूअर्स, आपने हालांकि समझाया काफ़ी डिटेल में कि EGR कैसे काम करता है, क्या होता है, लेकिन गोल्ड ETF और EGR में क्या फ़र्क है? दोनों में से कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा वायबल ऑप्शन कौन सा है, या फिर दोनों के ही क्या प्रोज क्या कॉन्स आपके हिसाब से हो सकते हैं? देखिए, गोल्ड ETFs की जब बात करते हैं तो वो डीमैट के थ्रू होते हैं और EGR भी डीमैट के थ्रू होते हैं, बट गोल्ड ETF में आप फिजिकल डिलीवरी नहीं ले सकते हैं, जो पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए EGR के अंदर। जब आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो जो मार्केट वैल्यू जिस हिसाब से आप गोल्ड परचेस करते हैं और जब आपको सेल करना है इलेक्ट्रॉनिकली पूरा हो जाता है और उसके लिए डीमैट कंपलसरी होते हैं। पर जब हम EGR से लेते हैं डेफिनेटली डीमैट कंपलसरी है, बट अगर आपको चाहिए तो आप उसका फिजिकल भी ले सकते हैं, यानी जो भी वैल्यू बनी होगी और जिस तरह से उसका वैल्यू निकल कर आएगा उतना आप फिजिकल में कन्वर्ट करके आप उसको ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा कह सकते हैं कि
प्रॉन्स है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ETF के सामने, कि जहाँ पे गोल्ड ETF में फिजिकल नहीं ले सकते हैं आप, बट आप EGR में ले सकते हैं। पर दीपाली, एक बात यहाँ पे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी इसके बारे में और डिटेल्स बाहर नहीं आकर निकली है। ब्रोकर्स कब उसको इंटीग्रेटेड करेंगे जहाँ पे आप उसको ऐप से बाय एंड सेल कर सकते हैं। दूसरी, इसमें टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह से उसको किया जाएगा और लिया जाएगा। और प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे NSE ने तो कहा है कि वन प्राइस रहेगी, वन प्राइस वन प्लेटफॉर्म, ऐसे करके वो प्रमोट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट को, पर और भी डिटेल्स आना बाकी है। पर अगर आप देखें, सबसे बड़ा प्रॉन्स ये है कि भाई अगर आपको फिजिकल डिलीवरी करना है, फिजिकल लेना है वो पर्टिकुलर गोल्ड को जो आपने लिया है, वो आप EGR के तहत ले सकते हैं और गोल्ड ETF की तरफ वो नहीं कर सकते हैं। ओके तो ये आपको इनफैक्ट तमाम बातें बताई गई हैं। स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप इन टॉपिक्स पर हमें भेज सकते हैं। बट EGR के बारे में तमाम डिटेल्स यहाँ पर आपको बताई गई। ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट होती है और थोड़ा सा तरीका इसका अलग होता है, पर्पस हालांकि इन्वेस्टमेंट का ही है। लेकिन चलिए व्यूअर से करते हैं बातचीत आगे बढ़ते हुए। और पहले व्यूअर हमारे साथ योगेंद्र राजस्थान से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। योगेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया था आज के साथ, तो एक्चुअली मेरे को बस यही पूछना है कि मेरे को उसमें कोई चेंजेस करने हैं क्या, कि मतलब अमाउंट के बाइफर्केशन के रिगार्डिंग, या कोई नया SIP उसमें इंक्लूड करना है या कोई मॉडिफाइड करना है, इसके रिगार्डिंग। तो आपने जो डिटेल्स भेजी है योगेंद्र, उसमें 60,000 की सिप चल रही है आपकी, करेक्ट? यस मैम। और कब से कर रहे हैं आप निवेश, कितनी वैल्यू हो चुकी है? मैम अभी 10 लाख का हो चुका है मेरा पोर्टफोलियो, 10 अप्रॉक्सीमेट 10 लाख एंड 20 इयर्स का मेरा होराइजन है। 20 इयर्स का, अभी माई एज 38, तो और मेरा एक्चुअली विद इन अभी हो चुका है 2-3 साल से कर रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट डिफरेंट। अभी मैं रिसेंटली ये चेंजेस किए हैं मैम एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो। 10 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 साल के लिए आप ये निवेश कर रहे हैं, 60,000 की मंथली सिप है। इनकी पोर्टफोलियो में बता देती हूँ। इन्वेस्को मिड कैप 10,000 रुपये महीना, 9,000 रुपये महीना इन्वेस्को स्मॉल कैप, 5,000 कोटक मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप 6,000, 15,000 पराग परिक फ्लेक्सी कैप, देन अगेन 10,000 निपॉन मल्टी एसेट फंड में और 5,000 UTI निफ्टी 50 में। क्या सजेशन रहेगा विरल इनके लिए? देखिए दीपाली, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्टफोलियो के ऊपर पहली मेरी राय होगी। उनके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप है, एक कोटक का मिड कैप है और एक इन्वेस्को का मिड कैप है। अभी हमेशा हम सजेस्ट ये करते हैं कि जब आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अभी एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स उन्होंने शामिल किए हैं, तो इन्वेस्को को यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप स्टॉप करिए और आप कोटक मिड कैप को कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो ये एक पहला सजेशन है। बाकी जो फंड्स है जैसे फ्लेक्सी कैप उन्होंने लेके रखा हुआ है, पराग परिक का वो काफ़ी अच्छा है। स्मॉल कैप में इन्वेस्को, अभी देखिए इन्वेस्को के 2 फंड्स बन जाते हैं, एक तो मिड कैप भी लिया है और एक फिर स्मॉल कैप भी लिया है। तो मिड कैप 2 अगर है कोटक और इन्वेस्को, तो इन्वेस्को मिड कैप से निकल जाइए, बट इन्वेस्को स्मॉल कैप को कंटिन्यू रखिए, HDFC फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू करिए। अभी देखिए पराग परिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप दोनों में ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, दोनों का काम करने का तरीका भी अलग है। तो ये 2 पर्टिकुलर जो कैटेगरी के, एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स हैं, उसको मैं कंटिन्यू की सलाह दूंगा। सिर्फ मिड कैप को चेंज करने की सलाह है। तो ये जो बाकी जो फंड्स है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंद करने के लिए मैं कह रहा हूँ उसको आपके जो एग्जिस्टिंग कोटक मिड कैप और जो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप है, ये दोनों फंड में एलोकेशन बांट दीजिए और फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करिए। ये रही मेरी राय पोर्टफोलियो के ऊपर। अभी कॉर्पस के ऊपर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनको राय देना चाहूँगा। जो भी मैं कैलकुलेशन मैंने की है 12% के हिसाब से, वो इलस्ट्रेटिव पर्पस है। म्यूचुअल फंड में गारंटेड रिटर्न्स नहीं आता है। ये इंडिकेटिव और इलस्ट्रेटिव पर्पस से थोड़ा सा एक अंदाज़ा लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको कहना चाहूँगा कि 20 साल में अगर आप 60,000 की SIP करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो 12% के अनुमान से कम आप 6 करोड़ का कॉर्पस हासिल कर पाएंगे आपके ओवरऑल टेन्योर में। ओके ठीक है, तो यानी 6 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे। 6 से 7 करोड़ मान के चल लेते हैं अंदाजन, लेकिन आपको बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। आपके पोर्टफोलियो में जो ओवरलैपिंग है कैटेगरीज की, उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है और बाकी आपके पोर्टफोलियो के बारे में तमाम डिटेल्स बताई गई हैं। अच्छा, एक चीज़ और विरल, अब इन केस क्योंकि 20 इयर्स का टाइम होराइजन काफ़ी बड़ा है, तो 2 चीज़ें और इनके पोर्टफोलियो रिलेटेड आपसे पूछना चाहेंगे। पहला तो ये
क्या हर साल रिव्यू करें या फिर इस पोर्टफोलियो के साथ हर 2 साल 5 साल के बाद रिव्यू करें? दूसरी चीज़, अगर ये एलोकेशन इंक्रीज करते हैं फ्यूचर में, विच इज़ वेरी लाइकली, क्योंकि 20 ईयर्स का टाइम होराइजन है, अर्निंग्स भी बढ़ती हैं, इंसान एलोकेशन बढ़ाता है, तो क्या इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं या कोई कैटेगरी मिसिंग भी लग रही है जहाँ पर एक्सपोजर ले सकते हैं? देखिए, कोई कैटेगरी तो डेफिनेटली कोई मिसिंग नहीं है। काफ़ी अच्छे तरीके से निप्पॉन का मल्टी एसेट कैटेगरी को भी शामिल किया हुआ है, तो वो ओवरऑल बैलेंस देने के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। देखिए, रिव्यू तो बहुत ज़रूरी है। अभी रिव्यू हम हमेशा कहते हैं दीपाली के, एक इंटरनल रिव्यू होता है, एक एक्सटर्नल रिव्यू होता है। इंटरनल रिव्यू यानी उनके कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल कंडीशंस चेंज अगर होती है, इनकम में बदलाव होता है, एक्सपेंसेस में बदलाव होता है, फाइनेंशियल गोल में बदलाव होता है, तो डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए। एक्सटर्नल यानी फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंजेस आते हैं तो करना चाहिए। हालांकि कोई भी पर्टिकुलर आप फंड में निवेश किया, आपने जो भी फंड्स में निवेश किया है, उसको एटलीस्ट 3 से 5 साल का समय देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साइकिल्स के बाद ये पर्टिकुलर फंड्स रिटर्न्स देते हैं, तो और चेंजेस भी बहुत सारे करते रहते हैं एज पर द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, राइट। तो रिव्यू डेफिनेटली बनता है। 3 से 5 साल का समय दीजिए। 20 ईयर्स का टाइम होराइजन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो निवेश किया हुआ है अपार्ट फ्रॉम मल्टी एसेट, जो प्योर इक्विटी कैटेगरी में निवेश किया है, तो जितना ज़्यादा समय देंगे उतना अच्छा कॉर्पस और वेल्थ क्रिएशन होगा। और दूसरी बात, स्टेप अप की डेफिनेटली, जो 20 साल में जो मैंने कॉर्पस कहा कि कम से कम 6 करोड़ का वो 12% अनुमान से करेंगे, अगर यहाँ पे ही वो अगर सपोज स्टेप अप करते हैं 10% 15% से, तो यही टारगेट वो कम से कम 13 साल से 15 साल के बीच में भी वो हासिल कर सकते हैं, अगर वो स्टेप अप करते हैं तो। ओके, चलिए, तो ये रही रणनीति आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। रिंकू गुड़गांव से कनेक्टेड है। रिंकू नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है 25,000 का सीता पर मंथली इन 6 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। अभी इनमें जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें से किसी भी फंड में अगर रीलोकेशन करना है अमाउंट वाइज, वन थिंग। सेकंड थिंग, 2 स्मॉल कैप है और उसमें आई थिंक ज्यादा ओवरलैप नहीं है, तो शुड आई गो विद 2 स्मॉल कैप और शुड आई चेंज इट टू 1? एंड एक डीएसपी मल्टी एसेट का फंड है जो जिसमें मैंने सिप बंद कर रखा है, उसमें अराउंड 14,000 ऑलरेडी है, तो शैल आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू दैट वन और उसको रिमेन क्लोज ही रखना चाहिए? डीएसपी मल्टी एसेट में भी आपकी वैल्यू कितनी है? 14,000 के आसपास। 14,000 है। ओके, हाँ जी। तो अभी इसमें एक ये सजेशन हो गया। दूसरा मेरा जो है वो ये है कि 10 ईयर तक रखने का प्लान है। देन आई विल डिसाइड कि मेरे को 15 ईयर तक विद सिप कंटिन्यू करना है या फिर 10 ईयर के बाद सिप को रोक के नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए वेट करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वुड लाइक टू बी सी अगर कोई पोर्टफोलियो में चेंजेस रिक्वायर्ड है, और मेरा जो टारगेट वैल्यू है इट इज अराउंड 2 करोड़। ठीक है, और अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? मैम इट्स अराउंड 2 लाख। ओके, ठीक है। तो पहले मैं रिंकू का बेसिक सवाल, पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ विरल। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 6,000 रुपये महीना है, 5,000 रुपये महीना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, देन 3,000 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, 2,000 बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में 2,000। टोटल सिप होगी इनकी ये 25,000 की। और जैसे इन्होंने कहा कि 14,000 इनके पास डीएसपी मल्टी एसेट में पड़े हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने सिप रोक दी है, होल्ड कर रहे हैं उस पोजीशन को। अब इनका क्वेश्चन क्लियरली जो इन्होंने पहले पोर्टफोलियो रिलेटेड पूछा कि 2 स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं, हालांकि टोटल एक्सपोजर सिर्फ 5,000 रुपये महीने का है, तो दोनों फंड्स रखें या एक फंड में करें या दोनों रख सकते हैं, कंसिडरिंग थोड़ा थोड़ा अमाउंट दोनों में डाल रहे हैं। दूसरा, डीएसपी मल्टी एसेट में जो 14,000 डाले हुए हैं और होल्ड कर रहे हैं, उसको सिप बंद करने के बाद उसमें रिज्यूम करें या उसको होल्ड रखें या निकल जाए, क्या करना चाहिए? तीसरा सवाल इनका कि क्योंकि इनकी निवेश अवधि 10 साल की है, मतलब 15 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं, पहले 10 साल ही इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल के बाद ये रीलुक करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी कि क्या अगले 5 साल के लिए मैं होल्ड करूं या कुछ और स्ट्रैटेजी बनाऊं। फिलहाल हम मान के चलते 10 ईयर्स एटलीस्ट ये होल्ड करेंगे। 2 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू और इन 10 ईयर्स में 2 करोड़ का इनका टारगेट है। बताइए। देखिए, पोर्टफोलियो ओवरऑल देखेंगे कैटेगरी वाइज एलोकेशन, नो डाउट 2 फंड जो एक ही कैटेगरी के हैं स्मॉल कैप में, हालांकि उन्होंने ही काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस करके बोला भी कि ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, यानी स्टॉक्स के जो पोर्टफोलियोज़ हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, बहुत सारे कंपनीज़ के ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो 250 कंपनीज़ मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें आप जा सकते
हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, चेंजेस की कोई ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है, यही पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, डीएसपी मल्टी एसेट, देखिए वो पीपीएफ में ऑलरेडी एलोकेशन दे रहे हैं, यानी डेट एलोकेशन ऑलरेडी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर ऐसा सोचूं कि डीएसपी मल्टी एसेट वो ना करे, तो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, यानी बाकी के जो 6 फंड्स उनके इक्विटी के हैं वो और पीपीएफ दोनों का कॉम्बिनेशन लूँ तो इक्विटी डेट का काफ़ी अच्छे से हो सकता है। हालांकि उनकी अगर इच्छा रहेगी कि नहीं कमोडिटीज़ में थोड़ा सा एक्सपोजर लेना है, फॉरेन इक्विटीज़ में थोड़ा एक्सपोजर लेना है, तो मल्टी एसेट काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है पोर्टफोलियो के अंदर। अगर वो कमोडिटीज़ गोल्ड सिल्वर में निवेश नहीं करना चाहते हैं और कोई डिफरेंट एसेट में निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो डीएसपी मल्टी एसेट का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको वो जो होल्ड भी करके रख रहे हैं उसको करके मतलब नहीं है, उसको निकल कर ये जो और बाकी के जो इक्विटी फंड्स हैं उसमें ही एलोकेशन ऐड कर सकते हैं। और बाकी जो उन्होंने ओवरऑल लिया हुआ है, देखिए ऑलरेडी उनका गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये तो कहूँगा ही कि मल्टी एसेट को कंटिन्यू मत करिए और मल्टी एसेट से निकलकर बाकी के जो फंड्स हैं उसके ऊपर फोकस रखिए। एलोकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छे से एलोकेशन किया हुआ है, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात एक ये है कि जो टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर हम देखें तो टारगेट वो कम से कम यहाँ से 60 लाख के आसपास, यानी 58 लाख से 60 लाख के बीच में 12% अनुमान से वो ओवरऑल रखेंगे। 15 साल 10 साल का टारगेट में वो 60 लाख के आसपास टारगेट हासिल कर पाएंगे, और यही चीज़ अगर वो 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 1 करोड़ 26 लाख के आसपास वो पैसे जुटा पाएंगे अपने एसआईपी से। ओके, तो यानी अगर 15 साल तक सिप रखेंगे तो 1.25 करोड़ कमा पाएंगे। अच्छा, अगर इनको 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है और अगर ये 40,000 के सिप इनकेस इवेंचुअली शुरू कर पाए, तो उस केस में पोर्टफोलियो सेम रहेगा, सिर्फ एलोकेशन उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, या कुछ पोर्टफोलियो चॉइसेस में बदलाव हो सकते हैं? नहीं, देखिए पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं करना है, यही काफ़ी अच्छे से कैटेगरी उन्होंने निवेश किया है, लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यही पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करना है। एसआईपी अमाउंट को डेफिनेटली एग्रेसिवली उनको बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 35,000 से 38,000 के आसपास अगर वो एसआईपीस को बढ़ाते हैं तो जो 2 करोड़ का जो उनका टारगेट है वो आसानी से वो हासिल कर पाएंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। विरल हमारे साथ बने हुए हैं सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी, विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं अपनी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। राकेश ने एक सवाल हमें भेजा है ईमेल के थ्रू लुधियाना से, और इनकी मंथली सिप चल रही है 78,900 की, ऑलमोस्ट 80,000 पर मंथ की सिप है। 14 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, अगले 15 से 20 सालों में 4 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। बहुत सारे फंड्स हैं इनफैक्ट इनके पास, और इंटरेस्टिंग ये है कि इस 80,000 के सिप में इन्होंने 1,000 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक की सिप की हुई है। तो अमाउंट वाइज भी काफी वेरिएशन है, और बहुत नंबर ऑफ फंड्स भी काफी सारे, ऑलमोस्ट 15 फंड्स होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एसबीआई मैग्नम मिड कैप 11,000 रुपए महीना, 11,000 रुपए महीना एचडीएफसी स्मॉल कैप, देन अगेन 11,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,500, निपॉन निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में, दिन 6,000 यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वाइटो कैपिटल लार्ज कैप 5,000, दिन 5,000 महिंद्रा मनोलाइफ स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में सेम 5,000, मुतुल मिड कैप में 5,000, 4,000 क्वांटफ्लेक्स कैप में, देन एडवाइज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इक्विटी ऑफशोर में 2,600, 2,500 एसबीआई गोल्ड फंड, पराग परिफ्लेक्स कैप में 1,300, निपॉन इंडिया ग्रोथ में 1,300, देन 1,000 एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बताइए विरल। देखिए 15 फंड्स बहुत ज़्यादा फंड है, ऑलमोस्ट कभी भी पोर्टफोलियो बनाना है किसी को तो 6 से 8 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए। अभी स्मॉल कैप में 4 फंड्स हैं, मिड कैप में भी 4 फंड्स हैं, निफ्टी 50 के 2 फंड्स हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 1,300 रुपये है, यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एलोकेशन कम दिया हुआ है। और एसबीआई गोल्ड में 2 एसआईपीज़ हैं 2,500 की। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सजेस्टेड एलोकेशन और फंड्स कौन से है रखने चाहिए और कितना एसआईपी करना चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000 की एसआईपी करिए, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 12,000 की एसआईपी करिए, वाइट ओक
कैपिटल में लार्ज एंड मिड कैप का जो फंड है उसमें 8,000 की SIP, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 12,000 की SIP, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000 की SIP, SBI स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग इतनी नहीं है, कंटिन्यू दोनों रख सकते हैं, 10,000 की SIP, इडलवाइज इमर्जिंग मार्केट का जो फंड है उसमें 5,000 और SBI गोल्ड फंड है उसमें 3,000, टोटल 75,000। ये जो टोटल 8 फंड्स जो मैंने कहे और एलोकेशन कहा, उस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरा उनका एक क्वेश्चन था, उनको 4 करोड़ हासिल करने हैं 15 साल में। अगर वो SIPs जो कर रहे हैं वो उससे वो कम से कम 4 करोड़ हासिल कर पाएंगे, और यही SIP को अगर वो 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा 13% का अनुमान लगाकर चलता हूँ, हालांकि अनुमान 12-13% के आसपास ही आपको लगाकर कैलकुलेशन करना चाहिए, 9 करोड़ का कॉर्पस आप 20 साल में हासिल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, फंड्स को कम करने की ज़रूरत है, अमाउंट जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताई है, उस तरह से 8 फंड्स का पोर्टफोलियो आपको बना के कंटिन्यू रखना है। ओके, तो काफ़ी सारे बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में नीड नहीं है, छोटा कीजिए, ज़्यादा फंड से ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कंसिस्टेंटली बार बार इस शो के जरिए अपने व्यूअर्स को अवेयर करते हैं, तो ये गलती ना करें बाकी व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं। इसीलिए राकेश आप भी नोट कीजिए बदलाव। SBI मैग्नम मिड कैप, HDFC स्मॉल, बहुत सारे स्टॉक्स फंड्स है जिनसे आपको एग्जिट लेना है। आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स होने चाहिए, कितना एलोकेशन होना चाहिए, वो आप नोट कीजिए जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000 रुपये महीना डालिए, 12,000 रुपये महीना डालिए पराग पर रिफ्लेक्सी कैप में, 12,000 मोतीलाल मिड कैप में, Y2 कैपिटल लार्ज मिड कैप में 8,000, 10,000 SBI स्मॉल कैप में, इमर्जिंग एडलवाइस के इमर्जिंग मार्केट फंड में 5,000, देन 3,000 SBI गोल्ड फंड में। 15 सालों में 4 करोड़ और 20 सालों में लगभग 9 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। अनंत सतारा महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। अनंत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरा जैसे मैंने मिड कैप फंड इसमें पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है, तो उसके लिए क्या राय होगा वो पूछना था। मेरे टोटल पोर्टफोलियो का रिव्यू करके मेरे को थोड़ा सलाह चाहिए थी। ओके, आपका पोर्टफोलियो देखिए तो मोतीलाल लार्ज मिड कैप 3,000 पर मंथ है, SBI स्मॉल कैप में, ICICI प्रू लार्ज कैप में 3,000, 2,500 HSBC मल्टी कैप, देन 2,000 पराग पर रिफ्लेक्सी कैप, 2,000 निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में। 15,500 की मंथली सिप है और 20 साल का इनका होराइजन है। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इनका सवाल है कि ICICI प्रू लार्ज कैप से क्या निकलना चाहिए और कौन से मिड कैप्स बेटर रहेंगे 20 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइए। देखिए मिड कैप में आपने निवेश नहीं किया है, ठीक है, पर आपने लार्ज एंड मिड कैप में निवेश किया है, फ्लेक्सी कैप में निवेश किया है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश किया है। कहीं ना कहीं ये सारे कैटेगरी के फंड्स भी मिड कैप में एक्सपोजर लेते हैं, तो कोई अलग से मिड कैप में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फंड्स हैं उसी को ही कंटिन्यू रखिए, पोर्टफोलियो काफ़ी आपका अच्छा है। अभी एक यहाँ पे लार्ज कैप का जो क्वेश्चन था, लार्ज कैप हमेशा बहुत ही डिबेट होती है, क्या मुझे एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए या इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नॉर्मल इंडेक्स फंड्स में भी आप निवेश करेंगे तो भी चलेगा, उसके लिए कोई अलग से लार्ज कैप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लार्ज कैप के लिए स्पेशली अगर इंडेक्स फंड में करते हैं निवेश तो आप कंटिन्यू रखिए। आपके पोर्टफोलियो में UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसी को कंटिन्यू करिए। ICICI लार्ज कैप या किसी की और लार्ज कैप को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मिड कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है वो काफ़ी अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। आपके पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड वो भी काफ़ी मिड कैप फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, और कोटक मिड कैप फंड वो भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया है। ओवरलैपिंग इतना नहीं है, तो फंड्स को आप डेफिनेटली कंटिन्यू रख सकते हैं। मिड कैप अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से 20 साल में 15,000 की SIP अगर आप करते हैं तो 12% अनुमान से कम 1 करोड़ 55 लाख 55 लाख के आसपास का कॉर्पस आप जुटा पाएंगे। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अनंत अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 1.5 करोड़ के आसपास की राशि, 1.5 से 2 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे, और आपके लिए सलाह आपके फंड्स को लेकर दी गई। चलिए पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं। डेफिनेटली ये टॉप 4 फंड्स मेरी सजेशन है। कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना रिस्क प्रोफाइल और गोल्स का जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये फंड्स में निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अबाकस का फ्लेक्सी कैप फंड, ट्रस्ट का स्मॉल कैप फंड,
वाइट ओक का मिड कैप और निपॉन का मल्टी कैप, ये 4 कैटेगरीज के फंड्स हैं। आपके पोर्टफोलियो में अगर ये फंड्स नहीं है तो आप ये कैटेगरी वाइज इसको शामिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अबेकस फ्लेक्सी कैप, ट्रस्ट स्मॉल कैप, वाइटो कैपिटल मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप फंड, ये रहेंगे टॉप पिक्स विरल की तरफ से। थैंक यू विरल शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए सभी क्वेरीज पर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं कुछ और खबरें CNBC आवाज़ पर। रुक रहे हैं इसी के साथ। योर मनी में इतना ही। नमस्कार।